नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह और शुरुआत बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पहली बार खुलकर 2.5 साल के फॉर्मूले की चर्चा पर बात की। टीएस सिंहदेव ने यह भी कहा कि मामला फिलहाल जनता के बीच आ चुका है और जल्द ही आलाकमान का फैसला सामने आएगा। तो टीएस सिंहदेव रायपुर पहुंचने के बाद ये बड़ा बयान देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हर एक मुद्दे पर राहुल गांधी से मेरी बात हुई है, खुले मन के साथ मैंने हाईकमान की बात सुनी है, अपनी बात रखी है और ऐसे में पूरे कॉन्फिडेंस में आते हुए टीएस सिंहदेव और इस बात का जिक्र करते हुए कि जल्द ही फैसला सभी के सामने आएगा। के अंदर की बात है, हाईकमान के पास मामला सुरक्षित है एक तरीके से, वो उस पर निर्णय लेंगे क्योंकि मीडिया में भी इतना ज़्यादा चर्चा में आ गया। 2.5 साल लोगों में भी आ गया, विधायक जी भी सब गए वहाँ भी अपनी राय रख के आए, मिल के आए, यानी एक ओपन हो गया एक तरह से मामला। तो जब ये ओपन ही हो गया तो हाईकमान ने भी सबसे चर्चा की, संबंधित लोगों से चर्चा की और उसके बाद जो निर्णय देंगे इस बारे में, तो स्थायी निर्णय मेरे को लगता है कि निकट भविष्य में सामने आ जाएगा। सब एक हैं, एक परिवार के हैं और साथ काम कर रहे हैं, साथ काम करना है और एक लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ के लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करनी है। तो कहीं कोई चिंता की बात नहीं है, सबके हित सुरक्षित हैं, छत्तीसगढ़ के लिए काम करना है। एक हम लोगों का लक्ष्य है, जो योजनाएं चल रही हैं वो चलेंगी, जो योजनाएं चल नहीं पाई हैं उनको चालू करना है। तो कोई भी परिस्थिति रहे, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, छत्तीसगढ़ के विकास की बात हो या छत्तीसगढ़ के नागरिकों के हित की बात हो, किसी भी परिस्थिति में कोई अंतर नहीं आने वाला है। ये सतत प्रक्रिया छत्तीसगढ़ के देखभाल की, उसके प्रति जवाबदारी की, इसमें किसी भी स्थिति में कोई अंतर नहीं आता। तो सभी के हित सुरक्षित है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये कहते हुए टीएस सिंहदेव। आदित्य राय इस वक्त हमारे साथ रायपुर से सीधे मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। आदित्य, जिस कॉन्फिडेंस के साथ टीएस सिंहदेव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए खुले मन के तहत मैंने अपनी बात कही है, हाईकमान की बात सुनी है, ऐसे में हर किसी के मन में यही सवाल है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी का, वहां की सरकार का क्या विवाद सुलझ गया है? जी देखिए ऋतिका, अभी कुछ भी क्लियर नहीं कहा जा सकता क्योंकि जब दिल्ली से सीएम भूपेश बघेल वापस लौटे थे तो उनके चेहरे पर भी वही रौनक थी, वही कॉन्फिडेंस था। प्रभारी पीएल पुनिया जी जो है राज्य के, उन्होंने भी स्पष्ट किया कि कोई 2.5 साल की कहानी नहीं है। लेकिन जब टीएस सिंहदेव जी दिल्ली से वापस आए, टीएस सिंहदेव के चेहरे पर भी एक अलग सी रौनक थी, अलग सी खुशी थी, कॉन्फिडेंस था और कहा कि 2.5 साल का जो मामला है उस पर हाईकमान ने फैसला ले लिया है। तो अब क्या फैसला लिया है, क्या जो निर्णय लिया गया है, वो कुछ दिनों के बाद सामने आएगा। जी ऋतिका, बिल्कुल ठीक है। और एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं कि टीएस सिंहदेव किस कॉन्फिडेंस के साथ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए बहुत ही जल्द अब फैसला आने वाला है। सुनिए। अंदर की बात है, हाईकमान के पास मामला सुरक्षित है एक तरीके से, वो उस पर निर्णय लेंगे क्योंकि मीडिया में भी इतना ज़्यादा चर्चा में आ गया। 2.5 साल लोगों में भी आ गया, विधायक जी भी सब गए वहाँ भी अपनी राय रख के आए, मिल के आए, यानी एक ओपन हो गया एक तरह से मामला। तो जब ये ओपन ही हो गया तो हाईकमान ने भी सबसे चर्चा की, संबंधित लोगों से चर्चा की और उसके बाद जो निर्णय देंगे इस बारे में, तो स्थायी निर्णय मेरे को लगता है कि निकट भविष्य में सामने आ जाएगा। सब एक हैं, एक परिवार के हैं और साथ काम कर रहे हैं, साथ काम करना है और एक लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ के लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करनी है। तो कहीं कोई चिंता की बात नहीं है, सबके हित सुरक्षित हैं, छत्तीसगढ़ के लिए काम करना है। एक हम लोगों का लक्ष्य है, जो योजनाएं चल रही हैं वो चलेंगी, जो योजनाएं चल नहीं पाई हैं उनको चालू करना है। तो कोई भी परिस्थिति रहे, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, छत्तीसगढ़ के विकास की बात हो या छत्तीसगढ़ के नागरिकों के हित की बात हो, किसी भी परिस्थिति में कोई अंतर नहीं आने वाला है। ये सतत प्रक्रिया छत्तीसगढ़ के देखभाल की, उसके प्रति जवाबदारी की, इसमें किसी भी स्थिति में कोई अंतर नहीं आता। आदित्य, देखिए एक चीज तो स्पष्ट है कि सत्ता परिवर्तन होता है या नहीं होता है, कमान किसे दी जाए या ना दी जाए, लेकिन सभी का लक्ष्य एक ही है कि छत्तीसगढ़ की जनता का विकास किस तरीके से आगे करना है।
जी देखिए रितिका, अगर टीएस सिंहदेव के बयान को हम साफ तौर पर देखें तो टीएस सिंहदेव संकेत दे रहे हैं। वो हाँ। स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि बदलाव हो सकता है। उन्होंने कल भी कहा कि बदलाव जो है, मैंने एक चीज जीवन में स्थायी देखी है और वो है सिर्फ बदलाव। तो वो स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि बदलाव होना है। साथ ही वो उन लोगों को भी जो है ये स्पष्ट कर रहे हैं कि किसी के भी हित पर जो है कोई भी किसी भी तरीके से उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भूपेश बघेल के खेमे के लोग हैं उनके साथ जो है किसी भी तरीके से कोई जो है कि गलत तरीके से पार्टी में अगर जो सत्ता बदलती भी है और अगर जो है कि सीएम बदलते भी है तो किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबके हितों का ध्यान रखा जाएगा। तो ये साफ तौर पर टीएस सिंहदेव अपने बयान में जो है वो कह रहे हैं। जी रितिका, बिल्कुल ठीक है। और अब किस तरीके से जब राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में आते हैं तो किस तरीके के सियासी संदेश वहां पर देने की कोशिश की जाएगी और किस तरीके से अब ये विवाद सुलझता हुआ नजर आएगा, क्योंकि टीएस सिंहदेव तो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है, कह रहे हैं कि बहुत जल्द आप देखिएगा कि हाईकमान क्या कुछ फैसला लेगा। ठीक है, शुक्रिया आदित्य हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और इस बीच आपको बता दें कि टीएस सिंहदेव के बयान पर छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान जब भी कोई फैसला लेता है तो इस पर प्रदेश के प्रभारी जानकारी देते हैं और पीएल पुनिया दिल्ली में जानकारी दे चुके हैं। छत्तीसगढ़ के दिग्गज मंत्री अमरजीत भगत जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बाबा ने साहब कह दिया है कि मामला अब ओपन हो गया है और हाईकमान ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे, जो कहना है पार्टी हाईकमान कहेगा। और पार्टी हाईकमान का कुछ भी पार्टी का बयान रहता है, पार्टी के प्रदेश के प्रभारी देते हैं। उनका बयान आ चुका है। उनका बयान आ चुका है। वो तो कह रहे हैं 2.5 साल की कोई बात ही नहीं है और बाबा कह रहे हैं कि हाईकमान ने फैसला ले लिया। जिनका बयान है उन्हीं से बात करी है। तो मुख्यमंत्री बने रहेंगे भूपेश बघेल कि कुछ बदलाव होगा? राहुल गांधी जी आ रहे हैं। अरे जो मैं बता रहा हूँ कि प्रदेश के प्रभारी माननीय पुनिया साहब का बयान आने के बाद किसी को कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आप लोग गए थे तो जो है कि फैसला तो 24 तारीख को ही हो गया था, बाबा का कहना है। आपके जाने के बाद कुछ चीजें बदली? 63 विधायक, 8 मंत्री। जो भी पूछना है आप प्रदेश प्रभारी माननीय पुनिया जी हैं, उनसे पूछिए। आप क्या कहते हैं? आपके साथ मैं तो वही बोल रहा हूँ आपको कि जो बयान है वो पार्टी की तरफ से माननीय पुनिया जी देंगे। पुनिया जी ने कहा है और उस बीच में हमारा बयान कोई महत्व नहीं रखता है। एक जो है कि चीज़ें जो दिखकर सामने आ रही है कि 63 विधायक, 7-8 मंत्री, मुख्यमंत्री दिल्ली में, तो कहीं प्रेशर बनाने की थोड़ी सी कोशिश उसी से फैसला अगर आप कह रहे हैं। अगर अरे सब साथ है, साथ कल वो जो प्लेन उतरा तो नहीं देखे, सब एक साथ उतरे। तो एक टिकट नहीं कटा था उसमें, वो तो अलग आए बाबा। टिकट तो मेरा भी शाम को दूसरे प्लेन में था, लेकिन सब लोग बोले साथ चलना है, चलो। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के नीमच में आदिवासी युवक के साथ हुई हैवानियत पर बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज 18 के मनोज शर्मा की खबर है कि प्रशासन ने इस मामले के मुख्य आरोपी महेंद्र गुर्जर के अवैध मकान को गिरा दिया है। घटना में 8 आरोपियों की पहचान की गई है, जिसमें से 5 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जिस पिकअप वैन से युवक को बांधकर घसीटा गया उसे भी जब्त कर लिया गया है। और ये देखिए, मुख्य आरोपी का जो अवैध मकान था उसे फिलहाल प्रशासन की टीम ने गिरा दिया है। जो भी इस तरह के विकृत मानसिकता वाले लोग हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है और अभी तक 8 आरोपियों को चिन्हित किया जा चुका है और उसमें 8 में से 5 आरोपियों को ऑलरेडी गिरफ्तार किया जा चुका है। इन सभी आरोपियों के जो भी अवैध संपत्ति है, क्रिमिनल बैकग्राउंड है, सभी चेक किया गया है और इसमें जिनके भी अवैध संपत्ति, अतिक्रमण की संपत्ति है, उन सबको ध्वस्त किया जा रहा है। और ये 2 तस्वीर आप देखिए। पहली तस्वीर उसी वायरल वीडियो की है जिसको लेकर घमासान अब मध्य प्रदेश में मचा हुआ है। हालांकि 5 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन आप देखिए इस आदिवासी युवक को किस तरीके से इस टेम्पो पर बांधा गया, पहले फिर उसे घसीटा गया। हालांकि इसकी मौत हो गई है। और दूसरी तस्वीर उसी घर की तस्वीर, अवैध मकान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि एक मुख्य आरोपी का था। और उन तमाम आरोपियों की पहचान कर ली गई है, जिसमें से 5 की तो गिरफ्तारी हो चुकी है, 3 की तलाश लगातार जारी है। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि जिस तरीके से ये लगातार एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं, जहां पर बर्बर तरीके से उन लोगों की मौत हो रही है जो कि बिना कुछ कहे, बिना किसी के काम में अड़ंगा लगाए अपना काम कर रहे हैं, उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले मध्य प्रदेश के नीमच में आदिवासी युवक को पिकअप वैन से बांधकर घसीटने का वीडियो वायरल हुआ था।
आपको बता दें, आरोप यह है कि आदिवासी युवक को कुछ दबंगों ने सरेआम पिकअप वाहन के पीछे बांधकर घसीटा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि नीमच में आदिवासी युवक के साथ हुई हैवानियत पर शिवराज सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने क्या कुछ कहा है, वो आप सुनिए। इसमें वायरल वीडियो पर बवाल हो रहा है, हैवानियत की हद को पार कर रहे हैं ये वायरल वीडियो। खास तौर पर वो वीडियो जो कि नीमच से आया है। नीमच में एक शख्स है जो कि आदिवासी है, जिसको पिकअप वाहन में बांधा जाता है और उसके बाद उसे घसीटा जाता है, उसके बाद उसकी मौत होती है। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग। तो ये वीडियो आपने देखे होंगे। बहुत आपत्तिजनक है और इसीलिए कार्रवाई की गई है। इस तरह से किसी भी घटना को कहीं भी ना संरक्षण दिया जाएगा, ना उसकी पुनरावृत्ति की जाएगी, और ऐसी जो भी घटना हुई है वो निश्चित रूप से निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है और कार्रवाई की गई है। सर, एक सवाल है सर आपकी पुलिस को लेकर कि गुरुवार की घटना है, शनिवार को वीडियो वायरल हुआ, तब जाके पुलिस एक्टिव हुई। देखिए दो बातें हैं कि जैसा ही संज्ञान आया है और तुरंत प्रभाव से उस पर कार्रवाई की गई। और नीमच में आदिवासी युवक के साथ हुई हैवानियत पर मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं का क्या कुछ कहना है, आइए वो भी सुनवाते हैं आपको। मध्य प्रदेश में ये अपराधी के लिए दोषी नहीं है, बराबर की दोषी है मध्य प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री और वो मंत्रीगण जो हर मोर्चे पर असफल होने के बाद वहां पे एक ऐसा राज कायम कर रहे हैं जो पूरी तरीके से धर्म के आधार पे एक विद्वेष पैदा करना, जहर पैदा करना, सांप्रदायिकता की आग लगाना, ये अक्षम्य अपराध है। जो दरिंदगी मध्य प्रदेश में चल रही है, कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गई है और शिवराज सरकार की कानून व्यवस्था बनाने में फेल हो चुकी है। और ये उसका वीडियो है, जिस तरह से उसको मारा गया और ये घसीटा गया, ये वीडियो सामने आया है कि उसको एक गाड़ी से घसीटा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये तो तालिबान में भी नहीं हो रहा है, ये मध्य प्रदेश में हो रहा है। और नीमच में आदिवासी युवक के साथ हुई बदसलूकी पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश के नीमच जिले में आदिवासी वर्ग के कन्हैयालाल भील की मामूली बात पर की गई पिटाई और फिर उसे गाड़ी में बांधकर घसीटने से हुई मौत, दिल दहलाने वाली मॉब लिंचिंग की ये घटना अति निंदनीय है। सरकार दोषियों को सख्त सजा दे, बीएसपी की ये मांग है। ये ट्वीट मायावती की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर। और मध्य प्रदेश से ही एक और हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। ये वीडियो रीवा का है। वहां कुछ लोग एक लड़के की बीच सड़क पर पिटाई करते हुए दिखाई दिए। न्यूज 18 के अर्पित पांडे की ये खबर है कि अवैध कारोबार में शामिल कुछ लोगों ने चोरी के शक में एक लड़के को पकड़ा और फिर उसकी जमकर पिटाई कर डाली। इस दौरान आरोपी सड़क पर गिर गया, जबकि एक आदमी बेल्ट से उसकी पिटाई करता हुआ नजर आ रहा है। हैरत की बात तो यह है कि मौके पर कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव की कोशिश नहीं की। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आ चुकी है और 2 आरोपियों को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। बैटरी चोरी हो गई थी, उसमें इल्जाम मेरे ऊपर लग गया। 6-7 बैटरी चोरी हो गई थी। हाँ, हमको मालूम नहीं था। जबरदस्ती हमको कार में बैठाया, ले गए ट्रांसपोर्ट नगर के गेट पास। हाँ, बिल्डिंग वहीं पास मारे हम लोग। धारा 307, 342, 34 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और 2 की तलाश की जा रही है। और मध्य प्रदेश के कई जगहों पर हुई मारपीट की घटनाओं को लेकर कांग्रेस नेता कमलनाथ ने राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मध्य प्रदेश में इंदौर, सतना, देवास, नीमच, उज्जैन के बाद अब रीवा में भी घटित बर्बरता और अमानवीयता की घटना। एक युवक की चोरी की शंका पर कितनी बर्बरता से पिटाई की जा रही है। आखिर हमारा प्रदेश कहां ले जाया जा रहा है? दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो, ये मांग कमलनाथ की तरफ से एक ट्वीट के जरिए। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है अफगानिस्तान से। ये बड़ी खबर है अफगानिस्तान के पंजशीर से
ये बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की ये खबर है कि पंजशीर का संपर्क टूट गया है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक तालिबान ने पंजशीर में टेलीफोन और इंटरनेट सेवाएं काट दी है। तो पंजशीर में टेलीफोन और इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी गई है, काट दी गई है, ताकि पंजशीर का जो प्रांत है वो अफगानिस्तान के दूसरे प्रांतों से लिंक ना हो सके, क्योंकि पंजशीर एक ऐसा प्रांत जहां पर तालिबान कब्जा नहीं कर पाया है, ना तो पहले और ना ही आज। और ऐसे में ये बौखलाहट आप देखिए तालिबान की किस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये संपर्क तोड़ दिया गया है पंजशीर का। तमाम इंटरनेट सेवाएं, टेलीफोन सेवाएं काट दी गई है, ताकि कोई भी इंसान वहां का दूसरे प्रांत के इंसान से बात ना कर पाए, उन तक मदद ना पहुंचा पाए। और ऐसे में अफगानिस्तान के हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। 2 हफ्ते हो चुके हैं तालिबान के राज के बाद से। लगातार आप देखिए किस तरीके से जुल्म वहां पर ढाया जा रहा है। अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित, तालिबान के इस कदम को किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि लगातार अफगानिस्तान की जनता मुश्किलों का दौर देख रही है, लेकिन अब पंजशीर के लोगों से भी संपर्क काटने की कोशिश। देखिए, जिस तरीके से पंजशीर से ही एक लौता विद्रोह अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ देखा जा रहा था, तो अब तालिबान के लड़ाके भी कुछ दिनों पहले पंजशीर के आसपास में जाते हुए दिखे। और पिछले 2 दिनों में बहुत ज्यादा उनकी जो मूवमेंट है, उनका जमावड़ा है पंजशीर इलाके के आसपास, उसका बढ़ा दिया गया है। इसके बाद अब जो बिजली का कनेक्शन है, संचार की जो व्यवस्था है, पूरी तरीके से पंजशीर और आसपास के इलाकों से ठप की जा चुकी है। मतलब साफ है कि अब तालिबान ये चाहता है कि किसी भी तरीके का संपर्क पंजशीर के लड़ाकों का बाहर की दुनिया से ना हो, जिससे जब वो घेरने की कोशिश करेंगे तो उनको सफलता हाथ में लगे। अब देखना यह है कि किस तरीके से तालिबान की यह रणनीति कामयाब हो पाती है अफगानिस्तान में। ठीक है अमित पांडे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो देखिए लगातार तालिबान किस तरीके से अपनी रणनीतियां बदलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच आपको बताते हैं अफगानिस्तान से इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। महिलाओं को काम की इजाजत देने का दावा करने वाले तालिबान अब एक नया आदेश जारी कर चुका है। खबर है कि तालिबान ने अफगानिस्तान में रेडियो और टेलीविजन स्टेशंस को आदेश दिया है कि महिलाओं और उनकी आवाज को प्रसारित ना किया जाए। साथ ही संगीत के प्रसारण पर भी पूरी तरह से रोक लगाने को कहा गया है तालिबान की तरफ से। तो देखिए हर एक इंसान पर किस तरीके का जुल्म ढाता हुआ अफगानिस्तान नजर आ रहा है। महिलाओं के हितों की, उनकी सुरक्षा को लेकर जो दावा तालिबान की तरफ से किया गया था, अब वो दावे उनकी कलई खोलती हुई। पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी अफगानिस्तान वापस आ सकते हैं, ऐसी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि तुलु न्यूज की पत्रकार ने दावा किया है कि वहां के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी अफगानिस्तान वापस आ रहे हैं। पत्रकार ने दावा यह किया है कि तालिबान और दूसरे राजनेताओं के बुलाने पर वो वापस आ रहे हैं। तो राष्ट्रपति अशरफ गनी जो कि अफगानिस्तान छोड़कर दूसरे देश जा चुके थे, लेकिन आप खबरें मिल रही है कि वो वापस आ सकते हैं। अमित पांडे का हम रुख कर लेते हैं। अमित, इस खबर में कितना सच, क्या वाकई वापस आ सकते हैं अशरफ गनी अफगानिस्तान? जी, इससे पहले अशरफ गनी के जो भाई हैं वो तालिबान का साथ पकड़ चुके हैं, और इसके बाद अब इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि अशरफ गनी वापस आ सकते हैं। अब क्योंकि तालिबान से जो सुरक्षा का जो खतरा है वो भी अब कम से कम अशरफ गनी को तो नहीं होगा। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि किस वक्त वो वापस आएंगे, किन परिस्थितियों में वापस आएंगे, और वापस आएंगे तो उनकी सत्ता में और मौजूदा प्रशासन में भागीदारी क्या होगी। तो इन सारी बातों का भी गहरे बादल है, और सबसे पहले तो इसी बात का इंतजार करना होगा कि किस सूरत में और कब कैसे गनी अफगानिस्तान वापस आते, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि इस पूरे के पूरे प्रकरण में बहुत ज्यादा अभी धूमिल हो चुकी है। बिल्कुल, छवि तो धूमिल हो चुकी है, लेकिन अब देखना होगा कि किन परिस्थितियों में अशरफ गनी वापस आते हैं अफगानिस्तान। अभी तो आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी क्रूरता की सारी हदें पार करती है। तालिबान ने गायक की हत्या कर दी है। गायक का नाम फफाद बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक फफाद अपने गाने के जरिए आतंकी समूह के खिलाफ लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक यही वजह है कि तालिबान के सदस्य काफी समय से उनकी तलाश में थे, और आखिर में तालिबान ने सिंगर को खोज निकाला और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। तो आप देखिए उन तमाम लोगों को मौत के घाट उतारता हुआ नजर आ रहा है जो कि तालिबान के खिलाफ
विरोध के सुर को तेज करता हुआ दिखाई देता है और ऐसे में अब एक गायक फवाद को भी मौत के घाट उतार दिया गया। काबुल में जंग लगातार जारी है, रोज परिस्थितियां बदलती हुई नजर आ रही हैं। आम लोगों के साथ साथ उन लोगों को सबसे ज्यादा अपने टारगेट पर तालिबान ले रहा है, जो कि लगातार तालिबान के खिलाफ रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। और अफगानिस्तान से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर खतरे की आशंका जताते हुए अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। अमेरिका ने खतरे को देखते हुए काबुल एयरपोर्ट के आसपास के अपने नागरिकों को एयरपोर्ट इलाके से निकल जाने की अपील की है। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी एक स्टेटमेंट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शक जताया है कि काबुल एयरपोर्ट पर 24 से 36 घंटों के अंदर एक बार फिर आतंकी हमला हो सकता है। इससे पहले 26 अगस्त को आपने देखा कि किस तरीके से काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें कई लोगों की जान गई, 170 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इनमें 13 अमेरिकी सैनिकों की भी मौत हुई थी। और इस घटना के बाद अमेरिका ने 48 घंटों के अंदर ISIS खुरासान के ठिकानों पर ड्रोन से हमला भी किया और आतंकी हमले के मास्टरमाइंड को मार गिराने का दावा भी अमेरिका की तरफ से किया गया। और काबुल से इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। वहां तालिबान राज के बाद मची अफरा तफरी के बीच अब बैंकों के बाहर पैसे निकालने के लिए लोगों की भीड़ जुटती हुई दिखाई दे रही है। खबर है कि वहां लोग एक हफ्ते में बैंकों से सिर्फ $200 ही निकाल सकते हैं, जिसके बाद अब बैंकों के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। आपको बता दें कि देश में जारी हंगामे के बीच तालिबान ने बैंकों को एक खाते से एक हफ्ते में सिर्फ $200 देने का आदेश दिया था और ऐसे में हर कोई पैसे निकालने के लिए लाइन में खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक दिन में $200 निकालने की इजाजत दी गई है। दूसरी ही तरफ आप देखिए आर्थिक तंगी भी लोग झेल रहे हैं। न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर अफगानिस्तान के काबुल के बैंक और ATM की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से लंबी लंबी कतारें लगी हुई है लोगों की, सड़कों पर ही लोग इंतजार करने को मजबूर हैं। अमित पांडे हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है इसी खबर पर। अमित, सवाल यही है, काबुल एयरपोर्ट पर जिस तरीके से धमाके हुए उसके बाद अफरा तफरी मची, फिर अमेरिका की तरफ से अब ये दावा किया गया है कि देखिए अभी भी खतरा है, तालिबान क्रूरता लगातार कर रहा है। ऐसे में लोगों की सुनने और उन तक मदद पहुंचाने के लिए कौन आगे आ रहा है? देखिए, इसी का सवाल रितिका भी किसी के पास भी नहीं है और अंततः नतीजा क्या निकल रहा है, अब भुगतना सिर्फ और सिर्फ जनता को पड़ रहा है। एक हफ्ते में सिर्फ $200 निकालने की जो आदेश जो जारी किया गया है, अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जगह की अर्थव्यवस्था का आलम क्या है। पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो फंडिंग है वो अफगानिस्तान में पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुकी है और अब जब आम नागरिक वहां पर चीजों की कीमतें पहले से ही बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, तब जब उनको पैसे तक निकालने की उन पर इतनी ज्यादा पाबंदी हो गई है, तो उनको आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और फिलहाल इसका कोई सोल्यूशन या फिर राहत दिखती हुई अभी नहीं नजर आ रही है। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। अमित, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अफगानिस्तान पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में बने हालात ने आज हर एक देश को अपनी रणनीति पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। अफगानिस्तान में बदलते इक्वेशंस एक बहुत ही, इसे मैं एक चुनौती मानता हूं अपने लोगों के लिए भी, और इन परिस्थितियों ने आज हमारे देश को अपनी स्ट्रेटेजी पर सोचने के लिए मजबूर किया है। इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। हम अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव ला रहे हैं। क्वेड का फॉर्मेशन, जो कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान को मिला जुला कर बना है, इसी स्ट्रेटेजी के अंतर्गत ही इसका फॉर्मेशन किया गया है, इस क्वेड का। साथियों, नए युग में नेशनल सिक्योरिटी के हर एक डायमेंशन को जब तक एक फ्रेम में रखकर नहीं देखा जाता है, तब तक इसके खतरे हमारे लिए सदैव बने ही रहेंगे। और ब्रिटेन के सैनिक शनिवार को काबुल से विमान के जरिए रवाना हो गए हैं। इसके साथ ही ब्रिटेन ने अफगानिस्तान में अपना बचाव अभियान खत्म कर दिया है। ब्रिटेन के मुताबिक पिछले 2 हफ्तों में काबुल से 14,500 से ज्यादा लोगों को निकाला गया है।
वहीं अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक काबुल हवाई अड्डे से 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। काबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाकों में एक बच्चे समेत ब्रिटेन के 3 लोग मारे गए थे। और ऐसे में अब आप देखिए ब्रिटेन के सैनिक किस तरीके से अब काबुल एयरपोर्ट से रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन अलग अलग देशों की तरफ से किया जा रहा था, उस ऑपरेशन को ही रोकने के लिए काबुल एयरपोर्ट पर सिलसिलेवार तरीके से कई बम धमाके हुए। और ऐसे में अपने लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद अब ब्रिटेन की सेना भी वापसी करती हुई। और अफगानिस्तान से उड़ान भरने के बाद एक अफगान महिला ने विमान में ही एक बच्चे को जन्म दिया। जानकारी के मुताबिक सोमन नाम की ये महिला अपने पति के साथ दुबई से बर्मिंघम जाने के लिए विमान में बैठी। विमान के उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही सोमन को दर्द होने लगा, जिसके बाद क्रू मेंबर की मदद से उसने एक बच्चे को जन्म दिया। ये विमान अफगानिस्तान में ब्रिटेन के साथ काम करने वाले अफगान नागरिकों को ले जा रहा था। उस विमान को कुवैत में उतारा गया, जहां मां और बच्चे के स्वास्थ्य की जांच की गई। बच्ची का नाम हव्वा रखा गया है। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है उत्तर प्रदेश से। ये बड़ी खबर सामने आ रही है न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की। एक खबर है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी हर घर भाजपा नारे के साथ जनसंपर्क अभियान शुरू करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई। अजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अजीत, देखिए तैयारियां तो जोर शोर से लगातार भारतीय जनता पार्टी की चल रही थी, लेकिन अब जनसंपर्क अभियान के शुरुआत का भी ऐलान कर दिया गया है। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी और 2022 के चुनाव में 300 के पार बीजेपी का ये नारा, और इसीलिए अब बीजेपी डोर टू डोर अभियान शुरू करेगी। हर घर भाजपा नाम से नारे का शुभारंभ किया जाएगा और राम मंदिर हो, काशी विश्वनाथ हो, विंध्यवासिनी देवी हो, अनुच्छेद 370, धारा 370, ट्रिपल तलाक, इन सब मुद्दों को लेकर जनसंपर्क अभियान किया जाएगा और डोर टू डोर हर घर पहुंचने की तैयारी बीजेपी की है। और बाकायदा 5 से 20 सितंबर तक प्रत्येक विधानसभा में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन भी होगा और 25 सितंबर को पन्ना प्रमुख सम्मेलन होगा, जिसमें पन्ना प्रमुख को वोटर से संपर्क करने का दायित्व दिया जाएगा। तो ये मान के चलिए कि जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, उत्तर प्रदेश के सीएम हो, पीएम हो, अब लगातार यूपी दौरा, और प्रधानमंत्री हर महीने 3 दिन यूपी के दौरे पर रहेंगे, गृह मंत्री 2 दिन के दौरे पर रहेंगे, रक्षा मंत्री रहेंगे, और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो ब्रांड हिंदुत्व के तौर पर जाने जाते हैं, उन्होंने अपनी कमान संभाल ली है। तो अब राम मंदिर की बात करें, मथुरा के कृष्ण मंदिर की बात करें, काशी विश्वनाथ, विंध्यवासिनी कॉरिडोर, सब मुद्दे में होगा। और धारा 370, ट्रिपल तलाक कानून जो काम किया, यानी जो इनका संकल्प पत्र है, जो इनका एजेंडा, उसको लेकर जनता के बीच जाएंगे और घर डोर टू डोर जाकर उनको जागरूक करेंगे। बिल्कुल, डोर टू डोर जाकर लोगों से संपर्क किया जाएगा, उन्हें जागरूक किया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अजीत आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। टोक्यो में चल रहे पैरालंपिक्स में भारत के लिए खुशखबरी सामने आई है। भारत की टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल ने सिंगल्स में सिल्वर मेडल जीता है। भाविना पटेल पैरालंपिक्स में गोल्ड पर कब्जा करने से चूक गई, लेकिन भाविना को फाइनल मैच में चीन की खिलाड़ी से हार का सामना करना पड़ा। टोक्यो पैरालंपिक्स में ये भारत का पहला मेडल है। भाविना ने पहले गेम में चीन की खिलाड़ी को अच्छी टक्कर दी, लेकिन चीन की 2 बार की पूर्व गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी ने भारतीय खिलाड़ी को कई मौके नहीं दिए और सीधे गेम में जीत दर्ज की। वहीं गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने भाविना को 3 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया है। तो पैरालंपिक्स में टेबल टेनिस सिंगल्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली भाविना पटेल ने टोक्यो से न्यूज़ 18 से खास बातचीत भी की है। सुनिए जरा। बहुत बहुत स्वागत भाविना आपका और बहुत बहुत बधाई भी आपको। थैंक यू। ये अच्छा, आप सिल्वर मेडल दिखा रही हैं हमारे दर्शकों को। अभी मैं आपको सुन रही थी, आप ये कह रही थी कि नर्वस थी आप। क्यों नर्वस थी? क्योंकि ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है और बेहतरीन तरीके से आपने फाइनल में भी मुकाबला किया। यस, मैं इसीलिए नर्वस थी कि जब मैंने फर्स्ट टाइम खेला था उसके साथ, तो उस टाइम मैं हारी थी उसके साथ, और वो उसका जितना मूवमेंट है, जितना फास्ट वो खेलती है, वो बॉल में से कंट्रोल नहीं हो पा रहे थे। तो उसकी वजह से मुझे एक अंदर से ये थोड़ा नर्वस फील हो रहा था कि आज मैं एटलीस्ट वो बॉल्स को हैंडल कर पाऊं।
भावना, लेकिन ये पैरालंपिक्स में भारत का पहला मेडल है। ये जो बड़ी उपलब्धि आपने हासिल की है, देश का जो मान बढ़ा है, देश का जो गौरव बढ़ा है, क्या महसूस कर रही हैं आप? भाविना सुन पा रही हैं आप? भाविना, मैं ये कह रही हूँ क्योंकि ये देश का पहला मेडल है पैरालंपिक्स में, कितना गर्व, कितना गौरव आपको महसूस हो रहा है? बिल्कुल, बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि ये पहली बार एक हिस्ट्री क्रिएट हुई है कि पैरा टेबल टेनिस में कोई मेडल जीत के आया है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि मुझे देख के मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे और जो प्लेयर्स हैं वो आगे आएंगे और अपना खेल ऐसे मतलब बड़े प्लेटफॉर्म पर दिल खोल के दिखाएंगे। यहाँ तक पहुँचने के लिए और इस उपलब्धि के लिए आपने कितनी मेहनत की, मैं उस पर आपसे बातचीत करूं क्योंकि बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और आप उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन चुकी हैं। लेकिन इससे पहले बताइए कि ये जो मुकाबला आपने खेला फाइनल में, ये कितना टफ आपको लग रहा था? क्योंकि आपने ये भी कहा कि आप बहुत नर्वस थी, आपने ये भी कहा कि जिसके साथ आपका मुकाबला था वो बहुत एक्सपीरियंस थी, लेकिन उस दौरान जब आप खेल रही थी तब आपको कैसा लग रहा था? कितना टफ लग रहा था मुकाबला? हाँ, थोड़ा टफ तो लग ही रहा था, लेकिन ये था कि उस टाइम भी मुझे यही लग रहा था कि मुझे अपना 100% देना है और मैंने वो जस्ट ट्राई किया है। ऐसा तो नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन उसके बॉल पे जो उसका कंट्रोल था कि इवन मैं उसको मूव भी कर रही थी तो वो मूव करते ही वो बॉल को हिट करती थी। तो उसका जो बॉल के साथ और रीचर का कोऑर्डिनेट जो था वो बहुत स्पीडली था, तो जिसकी वजह से बॉल मुझे जो मिलता था तो उसमें बॉल में कट और स्पिन बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से मैं कई बॉल पर रीच नहीं कर पा रही थी। तो इससे मुझे बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस मिला है कि मुझे और मेरे गेम में क्या क्या सुधार लाने हैं। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। बिल्कुल, और जिस तरीके का आपने प्रदर्शन किया है जाहिर तौर पर वो बहुत बेहतरीन था और उसके लिए आप बधाई की पात्र भी हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है मुंबई से। वहां धारावी इलाके में एक सिलेंडर में धमाके के बाद आग लग गई। आग लगते ही वहां अफरा तफरी मच गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही दमकल कर्मियों के साथ पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव का काम शुरू किया गया। कुछ देर की कोशिश के बाद दमकल कर्मियों ने आग को बुझा लिया, लेकिन इस हादसे में 15 लोग घायल हो चुके हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवा दिया गया है। दिवाकर सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दिवाकर, क्या कुछ अपडेट? देखिए, इस पूरे घटना में जो है करीब 15 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह हालत गंभीर इसलिए है क्योंकि वो करीब 70% के आसपास इस घटना में जल गए हैं। उनका इलाज लगातार डॉक्टरों की टीम कर रही है, लेकिन अभी वो खतरे से बाहर नहीं है, ऐसा डॉक्टरों की तरफ से बताया जा रहा है। लेकिन जो ये घटना हुई, धारावी का जो इलाका है वहां पर, ये कमला नगर का जो एरिया है वहां पर ये घटना हुई। सिलेंडर में जो लीकेज हो रहा था, लीकेज के चलते उस सिलेंडर को बाहर रख दिया गया और अचानक से उस सिलेंडर का ब्लास्ट हो जाता है। 12:30 बजे के आसपास ये घटना हुई और जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है, आग पर काबू पाती है। लेकिन रविवार का दिन था, सभी लोग अपने घरों में थे और इसी वजह से जो घायल हुए हैं, घायलों की संख्या है वो काफी ज्यादा है। और ऐसे में अब देखना यह है, क्योंकि जांच के आदेश दिए गए हैं बीएमसी की तरफ से, घटना कैसे हुई, लेकिन फिलहाल जानकारी जो ताजा मिल पा रही है उसके मुताबिक 15 घायलों में से 5 की हालत गंभीर है। ठीक है, शुक्रिया दिवाकर सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कुल 15 लोगों के घायलों की सूचना है, लेकिन 5 की हालत बेहद नाजुक।